आज से हम लोग क्या करेंगे, दूसरी किताब स्टार्ट करेंगे। विज्ञान की दूसरी किताब यानी साइंस में हम लोग दूसरी किताब स्टार्ट करेंगे। क्या? केमिस्ट्री, जिसे अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। और यहाँ पे हम लोग सिलेबस में समझे थे कि केमिस्ट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के तो बनाने हैं। इसके दुगुना 25 दूना 50 मार्क्स, चूँकि दुगुना विकल्प है, 50 में से कितने नंबर बनाने हैं, 25 नंबर बनाने हैं। ये चीज़ याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। तो हम लोग फाइनली विज्ञान की दूसरी किताब क्या है, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। बच्चों इसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, कभी कभी सी एच को क भी साउंड पढ़ा जाता है, ठीक है, इतना याद रखना, क का साउंड हो जाता है। और पूरे केमिस्ट्री से एग्जाम में 25 मार्क्स के बनाने हैं, जिसके लिए दुगुना विकल्प है। तो कितने मार्क्स का पूछेगा, 50 में से कितना बनाना है, 25। लेकिन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में तुम छोड़ भी सकते हो, ऑब्जेक्टिव में है या जो भी क्वेश्चन है तुम फिजिक्स से और बायोलॉजी का बना लो, ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स का छोड़ दो, केमिस्ट्री का छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सभी से, फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनाना है, केमिस्ट्री से भी बनाना है और बायोलॉजी से भी। देखिए अब तीसरी किताब कब से स्टार्ट हो जाएगी वो देखते हैं। तीसरी किताब भी हम लोग को बायोलॉजी भी ना स्टार्ट करनी है। देखिए अक्टूबर नवंबर तक साइंस पूरी तरह से एंड करनी है हम लोगों को। अक्टूबर नवंबर तक साइंस जितने भी चैप्टर है तो देख लिए। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है। और 6 चैप्टर में पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तुम लोगों को कम से कम चैप्टर का भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे पढ़ो। एवं समीकरण, हाँ, रासायनिक समीकरण। और इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को? वेरी गुड। इसको कहेंगे अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में कहेंगे रासायनिक का अंग्रेजी होता है केमिकल। अभिक्रिया का अंग्रेजी होता है रिएक्शन, है ना, क्योंकि बहुत है, ऐसा लगा दीजिए केमिकल रिएक्शन। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समीकरण का अंग्रेजी इक्वेशन होता है बच्चों, और बहुत सारे इक्वेशन होंगे तो इसीलिए हम इक्वेशंस कर देते हैं। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, ये जो अंग्रेजी का नाम लिखे हैं ये पहला चैप्टर अंग्रेजी में है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें दो चीज़ है, रासायनिक अभिक्रिया है और एगो समीकरण है, यानी रासायनिक समीकरण। तो पहले हम लोग किसके बारे में चर्चा करें, रासायनिक अभिक्रिया पे। तो हमारा टॉपिक आज का यही रहेगा। कम से कम आप लोगों को ये चीज़ की परिभाषा मैं जितनी आसानी से हो समझा सकूं। रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ प्रकार हो जाएगा, तो जाके हम लोग अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, बहुत सारे इनके प्रकार में आ जाएगा। समझ गए बच्चों? आज का टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया में मालूम है कौन अभिक्रिया करेगा बच्चों? हाँ, पदार्थ अभिक्रिया करेगा। अब पदार्थ में भी कौन सब, पदार्थ में याद रखेंगे बच्चों, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होइएगा। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या हो गया, तत्व कहलाया, और अशुद्ध पदार्थ क्या हो गया, यौगिक, मिश्रण कहलाया। क्या कहलाया, मिश्रण। यानी शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में हम लोग क्या देखे थे, मिश्रण था अशुद्ध पदार्थ में, चूंकि इसमें अशुद्धि के रूप में बहुत कुछ मिला रहता है। तो पदार्थ में हम लोगों को अभी यहाँ पे दो गो चीज़ पे चर्चा करनी है। एक क्या रहेगा बच्चों, तत्व,
और दूसरा क्या रहेगा, यौगिक। ध्यान से सुनेंगे। तत्व, तत्व जिसे एलिमेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। तत्व और यौगिक। अभी हम कहीं भी पदार्थ की चर्चा करेंगे ना, तो ये तत्व और यौगिक समझिएगा। क्या समझिएगा, तत्व और यौगिक। तो क्वेश्चन यही है कि ये तत्व और यौगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे। सब तत्व और यौगिक क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। मिलने को हम कहते हैं साइंस के भाषा में, साइंस में कहते हैं अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मली अपने दैनिक जीवन में क्या देख रहे होंगे। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं, इनके बाद भोजन क्या होता है, एनर्जी बनता है, कुछ मल मूत्र बनते हैं, यही ना होते हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं, भोजन पच रहा होता है। तो बस हम इतना काम करते हैं कि भोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद शरीर का काम है वो क्या करना, पचाना, जो ये ना प्रोटीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, जो भी मिनरल सब होते हैं वो शरीर को, अंग को काम रहता है। तो ये भोजन का एक पचना जो है ना, एक अभिक्रिया है। भोजन का पचना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब सोचिए ना, वायुमंडल से हम लोग क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और फेफड़े क्या करती है, पूरे फेफड़े तक जाती है ऑक्सीजन। फिर फेफड़े का इसको मैक्टो रक्त लेकर के क्या कर देता है, इस ऑक्सीजन को लेकर के शरीर में हर जगह दे देता है, प्रत्येक कोशिका को। तो ये चीज़ सब हम लोग नहीं ना देख रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है ये सही से। तो सांस लेना भी, श्वसन भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और एक और हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे बच्चों, लोहे पर जंग लगते हुए देखते होइएगा। थोड़ा सा उसको जो छड़ सब जो आता है घर बनने के लिए, उसे कुछ दिनों के जब लाता है तो उस समय देखिए उसकी कलर कितनी बहुत अच्छी रहती है, लोहे की जो कलर रहती है वो रहती है। लेकिन कुछ दिन तक वो क्या करता है, वो वायुमंडल में रहता है, थोड़ा सा नमी पड़ता रहे, नमी समझते हैं, उस पर थोड़ा सा जल पड़ता रहे, तो ऑक्सीजन में यानी वायुमंडल में छोड़ देने पर उस पर क्या होता है, एक भूरे रंग की रंग जम जाती है, परत नहीं जम जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग लग गया। तो ये लोहे पर जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हम कैसे टॉपिक पे ला रहे हैं आप लोगों को बच्चों। लोहे पर जंग लगना, भोजन का पचना, सांस लेना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये हो रहा है, दिख नहीं रहा है, हो रहा होता है, और इनको हम देख नहीं पाते हैं, केवल देखते हैं कि हाँ ये चीज़ लोहे पर जंग लगा है, लेकिन कैसे लग रहा है वो तो आप देखते हो। जिस तरह से हम लोग भोजन पचता है, तो भोजन कैसे पच रहा है देख रहे हैं, हो रहा है, शरीर में हो रहा है, हाँ एनर्जी बन गया ना आपको। इसी सब को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर पूछता कि भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना कैसे अभिक्रिया है, सांस लेना, एक मैग्नीशियम रिबन होता है बच्चों। मैग्नीशियम रिबन जब यानी मैग्नीशियम फीते को बाहर में छोड़ दिया जाए तो उस पर भी तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर एक मोटी परत जम जाती है। जैसे लोहे पर नहीं जंग लग जाता है, वैसे मैग्नीशियम रिबन होता है, इसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो इस पर ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है मैग्नीशियम, और इस पर एक मोटी परत जमा लेता है, ठीक है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। आप मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा ना तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस पर परत जम गया। आप जलाने से पहले उसको पहले या क्या करने का, इस परत को हटाना पड़ेगा, साफ कीजिएगा। एक पेपर आता है जो लोहा सब में नहीं जंग आता है, इसको सैंड पेपर कहते हैं। जंग सबको हटाने वाला, पॉलिश करने वाला एगो पेपर आता है, भूरे, हाँ जी, श्रेष्ठ कागज होता है, या इसको सेंट पेपर कहते हैं। इससे साफ करेंगे तब जलाएंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है ना बच्चों, तो एक सफ़ेद ज्वाला के साथ हो, दीपावली में नहीं एगो होता है चिरचिरी भटक्का जैसा जो होता है, ऐसे जलता रहता है मैग्नीशियम रिबन। तो क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीशियम रिबन के किस प्रकार से, किस ज्वाला के साथ, श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों कर देते हैं कि इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा रहती है। खैर हम बहुत आगे चले गए, तो अभी आपको समझना है कि ये सब मैग्नीशियम जो है उस पर एक मोटी परत जम जाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया।
अब आते हैं हम लोग तत्वों के साथ। ये तो हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, डेली लाइफ में ये सब हो रहा है, घटना घट रही है, ये ना देख रहे हैं। लेकिन हम लोग रसायन शास्त्र में क्या कैसे ये अभिक्रिया हो रहा है, तो तत्व सब अभिक्रिया करते हैं बच्चों। तत्व सब क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया करते हैं। फिर से कह रहे हैं अभिक्रिया आ गया, अभिक्रिया करते मिलते हैं एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए झगड़ा करते हैं। वो सब इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने ये, जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो जाइएगा जब कंपटीशन की तैयारी में, तो हम लोग एक गो सीट है सरकार से, हम लोग सब आदमी मिल करके, सब विद्यार्थी क्या करता है, झगड़ा करता है कि हमारा सीट हो जाए, हमें जॉब लग जाए, कहते हैं कि नहीं। ठीक उसी तरह तत्वों के साथ भी होता है। जिस तरह से हम लोग ये क्या करते हैं, एक सीट के लिए झगड़ा करते हैं, जो ज़्यादा पढ़ता है, अच्छा नंबर लाता है, उनका ये जॉब लग जाता है, वही ना। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लेकर के तत्व सब झगड़ा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। और वो तत्व अभी तक धरती पर इस ब्रह्मांड में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं बच्चों, तो याद रखिएगा 118 तत्व है। कितने तत्व है, 118। ये यौगिक की कहिएगा तो यौगिक क्या होता है, तो बच्चों ये तत्व ही मिल करके क्या बनते हैं, यौगिक। तत्व कुछ चीज मिल के बने होते हैं, तत्वों से मिल करके बनते हैं यौगिक। लेकिन तत्व क्या होते हैं, अकेला होते हैं। वो केवल तत्व को पहचानने का एक क्यों तरीका है कि वो अकेला होगा। अकेला होगा तो समझिएगा वो तत्व है। और तत्व दो गो चीज़ है, जैसे CO2 ये तत्व नहीं है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो दो गो चीज़ है ना, तो ये यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है। जब भी दो गो चीज़ आ जाए तो यौगिक है। मैं ये समझाना चाहता हूँ बच्चों, तत्व पूरे इस धरती पर कितने, 118 तत्व में जो है ना 6 गो तत्व को समझिए वो जॉब लग गई है, वो एकदम अस्थाई है, सेटल है। इसको कहते हैं साइंस के भाषा, साइंस में कहते हैं अस्थाई है। 6 गो तत्व ऐसे हैं जो 6 तत्व कैसे हैं, 6 तत्व क्या है, अस्थाई है। क्या है, अस्थाई हो चुका है, सेटल है, इनको जॉब लग चुका है। अब बाकी जो है 118 में कितने, 6 गो हटा दीजिए तो कितने, 112। ये सब छोटा इलेक्ट्रॉन को लेकर के झगड़ा करते हैं। अब सोच रहे हैं कि अभिक्रिया ही क्यों करते हैं तत्व। क्वेश्चन ये है, हम ये समझा रहे हैं कि तत्व सब अभिक्रिया क्यों कर रहे हैं। तो अभिक्रिया क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। सब चाहता है यही 6 तत्वों की जैसा हम भी बन जाए। तो इस 6 तत्व में यह कोई खासियत होगी कि नहीं बच्चों, जरूर इसके ये खासियत होगी कि यानी उसका इलेक्ट्रॉन जो है पूरे जितना चाहिए उतना है, इसीलिए वो ये किसी से अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन को लेकर नहीं कर रहा है। अब बाकी जो है 118 में 112 तत्व रह गए, वो सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इसमें कमी होगा, इलेक्ट्रॉन किसी में कम होगा, इसीलिए वो सब क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बता चाह रहा हूँ। तो ये 6 तत्व को बच्चों क्या कहा जाता है मालूम है, अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, या और इसके नाम से अक्रिय गैस, या इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, या हिंदी अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसका क्या नाम है, तो नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल गैस। तो इस सब का जो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता है ना, तो उसके बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा एक कक्षा होता है, कक्षा को KLMNO से डिनोट किया जाता है। आगे हम होगा तो इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। खैर हम लोग तत्व सब क्यों अभिक्रिया कर रहे हैं, उस टॉपिक को खत्म करके हम लोग को क्या समझना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ध्यान देंगे कि 6 तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, अंग्रेजी में कहते हैं नोबेल गैस कहते हैं। तो अब आप लोगों को याद पूछता रहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, कौन निम्नलिखित में अक्रिय गैस नहीं है। तो ये 6 हम लोगों को याद करना पड़ेगा। हम लिख दे क्या इसमें, एगो है हीलियम है, हीलियम के बाद नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। ये 6 तत्व है, ठीक है। और इनकी परमाणु संख्या आपको याद रखनी होंगे, ठीक है। फिर से सुनेंगे, हीलियम है 2 नंबर पे आता है, दूसरा इसके बाद 10 नंबर पे कौन आता है, नियोन आता है। 18वें, हाँ बीच वाला तत्व छोटी है। पहला तत्व है दूसरा ही नंबर पे तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 2 है, वो हीलियम आते हैं। इसके बाद 10वें नंबर के तत्व आते हैं कौन, नियोन आते हैं। क्या आते हैं, नियोन। नियोन के बाद आते हैं 18वें तत्व क्रिप्टन, 18वें पर आर्गन।
आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन 36 पे, फिर या क्रिप्टन के बाद रेडॉन, जेनन, और ये वो कौन छट गया, हो तो गया, छोटा हो गया, फिर से सुनेंगे हीलियम, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। तो इसकी परमाणु संख्या याद रखनी पड़ेगी, इसको सिंबल क्या है। तो ये सब जो है ना, इस सब का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसके अभी नॉर्मली इतना याद है, इनके बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। अब बाकी 118 गो में से या 6 गो हट गया तो 112 गो, तो इसका बाह्यतम कक्षा क्या है, इलेक्ट्रॉन से भरा, इलेक्ट्रॉन से नहीं भरा है। एक शब्द आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए वो सब झगड़ा करते हैं, इसीलिए वो क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। एक सोडियम नामक एक तत्व है, इसी में 118 गो में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 होता है। क्या होता है, 2 8 1 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में सब इलेक्ट्रॉन तत्व चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि ये 6 तत्व में सबके बाह्यतम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यानी उसका बाह्यतम कक्षा क्या पूरी तरह से भरा हुआ है, भरा हुआ है। ये एक्सेप्शन है। हीलियम जो है दूसरा नंबर, जो पहले अक्रिय गैस है, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कितने होते हैं, किसी को जानकारी है? इनके बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी ये भरा होता है। अब बाकी जो 5 गो रह गए, इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं। तो ये मान लीजिए एक सोडियम है, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है, तो इसको ये अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 ये गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, पाया जाता है, इतना ही समझिए। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8। कहिएगा एक इसी में क्यों नहीं जोड़ दिए, तो नहीं, दूसरे कक्षा में 8 गो अट सकते हैं, इसीलिए ये तीसरी कक्षा में 1। वो चाहता है हमारी ये कक्षा, तीसरी कक्षा फुल हो जाए। तो इनको 7 इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत ऊर्जा खर्चा होगा, नहीं होगा भाई, 7 इलेक्ट्रॉन को लेने में बहुत ऊर्जा खर्चा होगा। तो वो ये धातु है बच्चों, ये क्या है, सोडियम धातु है। तो धातु में गुण है, हम लोग पढ़ेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को लेता नहीं है, वो सब को देने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो किन को देगा मालूम है, अधातु को। अधातु में कौन, क्लोरीन इसके साथ आ जाता है। इसका बाह्यतम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, 2 8 7। तो देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन में, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में क्या होता है, 7। तो देखिए, तो इसका तीसरा कक्षा कितने पूर्णतः भरने के लिए इनके 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो चाहेगा क्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन, या जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसी के साथ में अभिक्रिया करेगा। ये छोटा क्या चल जाता है, सोडियम के साथ दोस्ती कर लेता है, कहता है आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो हमको दे दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, आपको दे दीजिएगा तो आपको तो ये 8 रह ही जाएगा, अंतिम में 8 न रह जाएगा। तो इसमें जब दे देगा तो वो धनायन हो जाएगा, प्लस लगा लेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। यानी वो ये दोनों क्या कर देता है बच्चों, इस तरह से अभिक्रिया कर देता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो ये क्या हो जाता है, सोडियम आयन हो जाता है। यानी अपने आगे में प्लस लगा लेता है, कि वो प्लस ये हुआ कि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, त्याग किया है, दे दिया। किसको दिया है, और क्लोरीन क्या कर लेता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को तो ले लेता है। इसको कैसे दिखाइएगा, इसको ऐसे समझिए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दे देता है, तो H प्लस हो जाता है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो H माइनस। और ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बन जाता है बच्चों मालूम है, NaCl बन जाता है। क्या बन जाता है, आपको नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे N प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस। वो वैसे जब सूत्र लिखेंगे ना तो हम लोग NaCl सीधे लिखते हैं, लेकिन वो इस तरह से ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया रहता है। यानी मोटा मोटी आपको अभी इतना समझनी है कि इलेक्ट्रॉन के लेकर के सब तत्व क्या करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सब चाहता है सेटल हो जाना चाहिए। जब ऐसे हो जाता है ना, तो देख रहे हैं ना, सब सेटल हो गया, जॉब लग गया, स्थायी हो गया, वो क्या हो गया, स्थायी हो गया। सबके इनके भी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूछ जाता है, ये एक दे देता है, तो ये इसका बाह्यतम कक्षा 8 वाला न रहा,
सब चाहता है हमारे 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली प्रवृत्ति को हम कहते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्टेट रूल। बच्चों क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। सब चाहता है हमारी 22वीं कक्षा में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो ये जो अभी क्लोरीन जो है किनके ये जैसा बनने की कोशिश किया, चूँकि 18वें नंबर पे तत्व है आर्गन, ये आर्गन के जैसा हो गया। आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 होता है। ठीक है, 18 पे होता है 2 8 8 होता है। तो मोटा मोटी आप क्या समझे कि तत्व को इलेक्ट्रॉन के लेकर के तत्व सब क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, मिल करके अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा निकल के आया ये कि आपसे कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिए क्या सब बोल दिए? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे। बहुत ढंग है इसको बोलने का। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ ही मिल करके एक पदार्थ बनाता है, या कभी कभी क्या होता है एक ही पदार्थ टूट करके क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देता है। यहाँ पे पदार्थ, यहाँ पे समझ रहे हैं ना क्या आएगा? तब पदार्थ की जगह पे तत्व या नहीं, तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक। तो हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखते हैं। क्यों अभिक्रिया करता है पता है ना? इलेक्ट्रॉन को लेकर के सब चाहता है कि हम अक्रिय गैस की तरह हो जाए। चलिए, तो इस टॉपिक को हम ये लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या लिखेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, आप लोग याद रखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक बच्चों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ में यहाँ पे कौन पदार्थ की बात कर रहे हैं हम लोग? तत्व या यौगिक की बात कर रहे हैं बच्चों। पदार्थ में तत्व या यौगिक, क्या मिश्रण भी होगा, अभिक्रिया करेगा? नहीं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, है ना, मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले लिख देते हैं। चलो गुणधर्म, चूंकि गुणधर्म मतलब गुण हुआ, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। निर्माण मतलब बनाते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस प्रक्रिया को, उसमें जो निर्माण करने में जो अभिक्रिया, उसमें कुछ प्रोसेस चला होगा ना। नोट नहीं करेंगे, अभी सुनिएंगे भाई, हम नोट करने के लिए टाइम देंगे जब वीडियो एंड हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ में कुछ की बात कर रहे हैं हम लोग, तत्व और यौगिक, यानी पदार्थ में तत्व यौगिक अभिक्रिया करेगा। हो सकता है दोनों तरफ तत्व ही हो, या एक तरफ तत्व हो, एक तरफ यौगिक हो, या दोनों तरफ यौगिक ही मिल करके ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक होगा, 2 चीज़ मिल करके या तो एक बन जाएगा, या 2 चीज़ मिल करके 2 से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट लिख दीजिए। उस प्रक्रिया, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये बात याद रखेंगे। अब हर शब्द का अपने अपने याद माना है बच्चों। यहाँ पे
जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इतनी बात क्लियर हो गई कि जब दो या दो से, यानी दो पदार्थ भी मिल सकता है, दो से अधिक पदार्थ भी मिल सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाते हैं। तो इसमें चाहे तो ये भी जो जोड़ सकते हैं, या आपके किताब में भी जो परिभाषा दिया, बहुत बेहतरीन परिभाषा है, इनको भी याद रख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तो ब्रैकेट में जब ये परिभाषा लिखेंगे तो पदार्थ की जब आगे लिख दीजिएगा तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक की हम बात कर रहे हैं। पदार्थ में किस यौगिक की बात कर रहे हैं? यौगिक। जब मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म, नए यानी एकदम बिल्कुल नया गुण होगा, पहले वाला गुण अब हट जाएगा, बिल्कुल नया गुणधर्म वाला पदार्थों का निर्माण करेगा, बनाएगा। ठीक है, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करेगा। बच्चों, नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनेंगे तो उसे हम क्या करेंगे? उनके बीच में जो यह क्या हुआ, प्रक्रिया हुआ, उनके बीच में जो क्रिया हुआ, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल में सबसे लाजवाब एक परिभाषा यही है। ले पहले हाई और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बोलिए, ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, जल बनता है, जल का निर्माण होता है। क्या होता है? जल का निर्माण होता है। ये चीज़ जानते हैं? नहीं जानते थे तो जान लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है? जल का निर्माण करता है। तो कितने पदार्थ है? हाइड्रोजन एक पदार्थ, ऑक्सीजन दो पदार्थ। अब मिलेगा ना तो हमेशा प्लस से दर्शाएंगे, बीच में क्या करेंगे? प्लस लेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या किया? केवल एक पदार्थ का निर्माण किया ना। हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे अभिक्रिया होंगे जो दो पदार्थ मिल करके दो से अधिक भी बनेंगे। कभी कभी ऐसे भी देखेंगे कि एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे। तो ये सब हम लोग इनके नाम पढ़ेंगे, जब प्रकार पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अभी समझिए कि हाइड्रोजन एक तत्व था, ये भी तत्व है, और दोनों मिल गया तो क्या बन गया? जल बन गया। यानी बच्चों, दो तत्व मिलेगा ना तो हमेशा क्या होगा? क्या बनेगा? यौगिक ही बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक। अब सोचिए, इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल देंगे बच्चों, इसको एग्जाम्पल कहेंगे। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं। मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये दोनों को मिला देंगे तो क्या अभिक्रिया कर लेगा आपस में? तो क्या होगा बताइए? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा बच्चों। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अभी फिलहाल ये दो उदाहरण समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है? जल का निर्माण करता है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या ये जो हम लोग लिखे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ है, लिखे ना, जब दो या दो से, कभी कभी दो से अधिक भी रह सकता है, एक दो, यहाँ पे हम दो ही पदार्थ को मिला रहे हैं हर बार। हो सकता है एक और पदार्थ हो, तीन भी आ सकता है। ये चीज कर बताया जा रहा है। अब कह रहा है नए गुणधर्म वाले, चर्चा करते हैं जो ये नए गुणधर्म वाला पदार्थ बना कि नहीं। अब देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या था? गैस है, गैस का नाम है ये। हाइड्रोजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन भी एक क्या होता है? गैस होता है। लेकिन जब दोनों मिला ना तो क्या बना? जल। तो जल गैस है? जल गैस नहीं है, वो क्या है? लिक्विड है, द्रव है। तो हम जो बोले नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो एकदम बिल्कुल नया गुणधर्म क्या है कि ये सब गैस मिल करके क्या बना दिया? जल यानी द्रव बना दिया। क्या बना दिया? तो ये इस तरह से
अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दे, तो ये वाली बात लिख सकते हैं। और किताब वाला भी बात अच्छा लिखा हुआ है, इनको भी आप इनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखल है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये भी बात भाई ये विद्वानों का लिखा हुआ है, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते एकदम। ये भी बात लिखेंगे तो इन्हीं के नंबर आपको काट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक में क्या समझे, हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं। इसके बाद देखें कि छोटा तत्व सब अभिक्रिया क्यों करता है, तो सब समझ गए ना। अस्थाई होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर झगड़ा करता है। अभी दिमाग में ये रखिए, वो चाहता है क्या हमारे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हम किनके जैसा हो जाए, नोबल गैस की जैसा, छऊ के जैसा हो जाए। हम भी आज़ाद रहे, किसी के भीड़ में रहेंगे, सेटल रहेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, जॉब लगा हुआ है। आप लोगों को भी, हम सब को क्या करना है, यही काम करना है भाई। जब जॉब लग जाएंगे तो सेटल हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से घूम फिर सकते हैं, मौज करेंगे, कहीं दुनिया घूमेंगे, वो करेंगे। और जब तक समझिए तो क्या हम लोग एक रासायनिक, हम लोग भी एक अभिक्रिया कर रहे हैं। अरे है भाई, स्टूडेंट लैब भी क्या है, अभिक्रिया है। आप देखिए ना कितनी मेहनत करते हैं भाई, आपको यह कॉपी किताब से कितने पढ़ने हैं, कितने याद करने पड़ते हैं, स्कूल जाना पड़ता है। आप भी क्यों, मनसा मालूम है क्या है आपका भी, यही है कि मैं भी सेटल हो जाऊँ। हम सब का मनसा क्या है, सेटल हो जाओ। पूरी दुनिया यही चाहती है, इन्हीं तत्वों की जैसा हम भी क्या हो जाए। जिनका ये तो इलेक्ट्रॉन के लेके झगड़ा करते हैं, हम मुद्रा को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, मुद्रा के। हम लोगों को सेटल ये हो जाए कि हम लोगों को ऐसा कोई काम मिल जाए जिनसे ज़्यादा मुद्रा हो जाए, पैसा हो जाए। तो देखिए, तो हम लोग अपने अगर सेंस को हम अपने दैनिक जीवन में उतार ले तो कितना आसान हो गया, हो गया कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से आज हम लोग ने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसके 2 उदाहरण देखे, और रासायनिक अभिक्रिया क्यों होता है, तत्व सब क्यों अभिक्रिया करते हैं, ये चीज़ों को भी देखिए। इनको नोट कर लेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग होता है, अभी हम बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, जब नोट करने के लिए बोले तभी किया कीजिए। जब तक है, जब तक डिस्टर्ब होंगे ही होंगे कि नहीं। कल लास्ट है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों आती ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, इसका अंग्रेजी हो गया केमिकल रिएक्शन का परिभाषा। आप ये भी परिभाषा जो हम बता रहे हैं उनको भी याद रख सकते हैं, या किताब में का परिभाषा भी याद रख सकते हैं। दोनों परिभाषा याद है, सही है, ठीक है, अपनी जगह। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण पूछेगा तो कहिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनता है, जल बनता है। इसको अभिक्रिया के रूप में ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है, यानी मिल करके। ये तीर का चिन्ह क्या बता रहा है कि ये दोनों कोई चीज बनता है ना, इसको तीर के निशान से दिखाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। अब क्वेश्चन अगला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग कितने हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग, पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए आज आप लोगों को यही चीज़ पढ़ करके छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। याद ये रखिएगा बच्चों, तत्व को लेकर के ये झगड़ा हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के भाग समझते हैं क्या, वो पार्ट्स। इसको अंग्रेजी कीजिएगा था, पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख दे, पार्ट्स। CR लिख देंगे तो समझ जाएंगे। CR मतलब C से केमिकल, R फॉर रिएक्शन। थोड़ा सा समय बचाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के भाग, रासायनिक अभिक्रिया के भाग। तो बच्चों याद रखेंगे, अगर कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग है, तो बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया के 2 भाग है। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग है, है ना। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग है, रासायनिक अभिक्रिया के
दो भाग है। कितने भाग है? दो पार्ट्स है, दो भाग है। चलिए उनका नाम जान लेते हैं बच्चों। नाम सुनिए। दो भाग कौन सब होते हैं? पहला होता है वेरी गुड अभिकारक। क्या होता है? हाँ, अभिकारक है ना, कारक सही लिखे हैं, अभिकारक। हमसे गलती हो जाता रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा गलती बता दिया करेंगे, ठीक है? हो जाता रहता है। अभिकारक पहला क्या होता है? अभिकारक। इसको अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। हाँ, आप बुक में भी देखे होंगे रिएक्टेंट। ध्यान से सुनेंगे। और दूसरा क्या होता है? प्रतिफल। कई किताब में प्रतिफल न दे करके कुछ और नाम दिया रहता है। इनको क्या नाम दिया रहता है मालूम है? प्रतिफल के जगह क्या दिया रहता है? उत्पाद दिया रहता है। जैसे आपकी किताब में क्या दिया है? प्रतिफल दिया है, लेकिन कुछ किताब में उत्पाद नाम दिया रहता है। उत्पाद ऐसे लिखा हैगा, उत्पाद। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब बताइए तो प्रोडक्ट भाई क्या है? हम लोग एक प्रकार का उत्पाद है ना, मम्मी पापा में से ना आए हैं। बोलिए तो जितने भी इस धरती पर अस्तित्व है कहाँ से आया है? उत्पादे है कि नहीं? कोई चीज से बना है। क्या चीज से बना है? इसी को हम उत्पाद कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं बच्चों, ठीक है? फल समझते हैं ना? बने किस चीज का है, ठीक है? तो चलिए हम एक एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं आप लोगों को। वैसे इसका परिभाषा लिखिएगा, सुन लीजिए। अब रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं, अभिकारक और प्रतिफल। ध्यान देंगे सही बच्चे। अभिकारक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे जो हम लोगों का मिशन है या ड्रीम है 450 प्लस 500 में, तो उसमें कौन सा भाग लिया? एगो हम भाग लिए हैं, एक आप लोग भाग लिए हैं। और जब ये हम दोनों आदमी मिल करके या क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं कि ड्रीम पूरा हो जाए, ड्रीम में जहाँ हम लोगों का सोचे हैं वो चीज़ आ जाए। तो हम लोग भाग लिए हैं ना, तो वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन रासायनिक नहीं कहेंगे। वो तो दिख रहा है, वो होता रहता है ऑटोमेटिक, दिखता नहीं रहता है वो चीज़। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे बच्चों? अभिकारक। क्लियर है? यानी हम अभी बताए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनता है। तो कौन अभिकारक, कौन साइड वाला अभिकारक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया। अब उत्पाद, वेरी गुड, आप सही बच्चे समझ गए। प्रतिफल या उत्पाद का परिभाषा क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, हाँ, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। लिख लेंगे। तो ये हम लोग क्या किए हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाया तो क्या बन गया? जल, वाटर, जल बना। तो ये जल का क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा भाग है? प्रतिफल है, उत्पाद है। तो लिख लेंगे ये चीज। एक बार इंडिकेट कर ले, केवल हम इंडिकेट कर देते हैं कि हम छोटे में लिख देते हैं। हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2 बच्चों, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और दोनों मिल जाता है तो H2O बन जाता है। और कहिएगा आयम का 2 कत्ता चला गया तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें 2 बढ़ गया 4 गो तो यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ संतुलित की है, ठीक है? जो आगे पढ़िएगा अभी समझिए। तो इस साइड वाला है ना, ये अभिकारक है। क्या है ये? क्या है बच्चों? अभिकारक है। ये वाला क्या है? ये आपका क्या है? प्रतिफल है, उत्पाद है ना? प्रतिफल यानी उत्पाद, प्रोडक्ट है। तो रासायनिक अभिक्रिया एग्जाम में मोस्ट VVI क्वेश्चन, भले ही रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये ना क्वेश्चन पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि अभिकारक प्रतिफल में अंतर स्पष्ट करे। अभिकारक और प्रतिफल में अंतर स्पष्ट करे। तो यही आपको अभिकारक और प्रतिफल का परिभाषा देना है, इंडिकेट कर देना इस तरह से।
ऐसे इंडिकेट कर देना है कि इस साइड वाला अभिकारक है और जो नया पदार्थ बना वो क्या है, तो आज का क्लास एंड हो जाता है यहीं पे बच्चों। कल हम लोग आएंगे नई टॉपिक, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। ये हम लोग कल समझेंगे, कल तो हिंदी है यानी परसों। अब केमिस्ट्री कब है, कल रविवार है, तो कल हम हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे और मैथिली वाले को मैथिली पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन भी केमिस्ट्री रहेगी, अब अगले दिन हम लोग केमिस्ट्री इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।